हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हियर आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता। चलिए फिर हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो जो आज हमने आपके साथ में वीडियो शेयर किया है, तो उसमें जहां तक हमने क्वेश्चन कराए थे उसके आगे के यानी कि फर्दर क्वेश्चन हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए फिर, तो ये क्वेश्चन है कि क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? जानतो दागों को, यानी कि जो क्षारीय अभिकर्ता का प्रयोग कब किया जाता है, मतलब इनमें से पूछा जा रहा है। ये स्टेन रिमूवल से क्वेश्चन है आपका। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो अल्कलाइन रीएजेंट होता है उसका यूज किसको रिमूव करने के लिए किया जाता है, यानी कि अल्कलाइन रीएजेंट शुड बी यूज टू रिमूव, क्या रिमूव करने के लिए किया जाता है? एनिमल स्टेन को, यानी कि जानतो दागों को, या फिर वानस्पतिक दागों को यानी कि वेजिटेबल स्टेन्स को, या फिर खनिज दागों को मीन्स मिनरल स्टेन्स को, या फिर चिकनाई युक्त दागों को यानी कि ग्रीज स्टेन्स को। तो यहाँ पर आंसर करना है कि अल्कलाइन रीएजेंट्स का यूज किस टाइप के दागों को छुड़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वानस्पतिक दागों को यानी कि वेजिटेबल स्टेन्स को। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि वानस्पतिक दागों को यानी कि जो वेजिटेबल स्टेन्स हैं उनको छुड़ाने के लिए आपको यूज करना है, क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये वानस्पतिक दाग हैं यानी जो वेजिटेबल स्टेन्स हैं ये एसिडिक होते हैं, यानी कि अम्लीय होते हैं, इसलिए इन पर जो है एल्कलाइन रीएजेंट्स का यूज किया जाता है इनके दागों को हटाने के लिए, क्योंकि ये होते हैं एसिडिक। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल क्या है जो वेजिटेबल स्टेन्स का है, जैसे कि चाय हो गया, कोकोवा हो गया, कॉफी है, या फिर फल का जूस हो गया, या वाइन है, ठीक है, ग्लास है। तो इन सब का जो दाग है अगर पड़ जाता है तो वहां पर आपको जो है अल्कलाइन रिएजेंट्स का यूज करना है। इसके लिए और किन किन चीजों का यूज किया जा सकता है ये वेजिटेबल स्टेन्स के लिए? जैसे कि आप गर्म पानी का यूज कर सकते हो, बोरेक्स सोल्यूशन का यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन का भी किया जा सकता है, और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका भी यूज किया जा सकता है क्षारीय अभिकर्ताओं के रूप में। ठीक है, और जो है स्टार्च पेस्ट का भी यूज किया जा सकता है वानस्पतिक दागों को हटाने के लिए। ओके, फिर यहाँ पर है कि जानतो दागों यानी कि एनिमल स्टेन्स को हटाने के लिए किस चीज का यूज किया जाना है। अब एनिमल स्टेन्स का मतलब है जैसे कि खून का दाग लगना, ब्लड का, या फिर एग अंडे का लग गया, या फिर दूध का, या फिर मीट का, ओके, जूस है, आइसक्रीम है। तो जानतो यानी कि जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनसे अगर कोई स्टेन लग जा रहा है तो इनके लिए आपको, चूंकि ये प्रोटीन्स होते हैं जो स्टेन्स हैं, तो ये एनिमल इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होता है, इस वजह से इनमें कभी भी ये याद रखिएगा कि कभी भी हीट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हीट का यूज नहीं करना चाहिए एनिमल स्टेन्स के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन होते हैं, तो अगर आप हीट स्टेन्स का यूज कर दोगे तो फिर ये जो है जल्दी नहीं छूटेंगे। ओके, अब इसमें किन किन रीएजेंट्स का यूज हम कर सकते हैं? जैसे कि ठंडे पानी का, क्योंकि हीट गर्म पानी का यूज इसमें नहीं करना है, हीट का यूज नहीं करना है, तो ठंडे पानी का आप यूज कर सकते हो, नमक का यूज कर सकते हो, सोप का यूज कर सकते हो, बोरेक्स सोल्यूशन का इसमें भी यूज किया सकता है, और कुछ ड्रॉप्स अमोनिया से भी आप एनिमल स्टेन्स को जो है सही कर सकते हो, मानी दाग को छुड़ा सकते हो। और जो ये खनिज दाग है यानी कि जो मिनरल स्टेन्स है, ये क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए लोहे का है, मोल्ड का है, या फिर इंक का अगर दाग लग गया है तो मिनरल स्टेन्स में आते हैं। इनमें क्या होता है, जो मिनरल स्टेन्स होते हैं ये आपके मेटल या फिर डाई, यही कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें एसिडिक, सबसे पहले क्या करते हैं, एसिडिक रिएजेंट्स का यूज करना चाहिए, यानी कि अम्लीय अभिकर्ताओं का पहले प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि वो जो मेटल है उस पर एक्ट कर सके, उसके बाद में उसमें डाइल्यूट एल्कलाइन सोल्यूशन यानी कि क्षारीय अभिकर्ता का यूज करना चाहिए, जिससे कि वो जो एसिड रिएजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, यानी कि उदासीन कर दे, न्यूट्रल कर दे उसको, और इस तरीके से जो भी स्टेन लगा हुआ है वो आसानी से छूट जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो रिएजेंट्स का यूज किया जाता है जैसे वाटर हो गया, सोप हो गया, टमाटर को कट करके आप यूज कर सकते हो, लाइम, ठीक है, और सोर मिल्क है उनका यूज कर सकते हो, स्टार्च पेस्ट का यूज किया जा सकता है, इसमें भी बोरेक्स का यूज किया जा सकता है, और मेथाइल अल्कोहल का यूज किया जा सकता है खनिज दागों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और जो चिकनाई युक्त दाग है यानी कि जो ग्रीज स्टेन्स हैं, तो ये जो है आपकी ग्रीज या फिर कोई स्पेसिफिक कलर मैटर है उसकी वजह से हो जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो है ग्रीज सॉल्वेंट्स या फिर ग्रीज एब्जॉर्बेंट
का यूज करना चाहिए, जिससे कि वो या तो उनको जो है सॉल्वेंट्स का भी यूज करते या फिर एब्जॉर्बेंट, यानी कि जिससे कि जो चिकनाई को है वो सोख सके। जैसे कि अब तेल हो गया, पेंट हो गया, वार्निश है, बटर है, ठीक है। तो ये जो है इस स्टेन के एग्जाम्पल हैं। अब इनको आप रिमूव कैसे कर सकते हो, पानी है, सॉल्वेंट, सोप का यूज कर सकते हो, फ्रेंच चॉक का जो ग्रीज स्टेन है उसमें फ्रेंच चॉक का यूज किया जा सकता है, और एक होता है फुलर्स अर्थ नाम होता है, उसका भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और केरोसिन है या फिर अल्कोहल है, तो इसके लिए जो है जो चिकनाई युक्त दाग हैं उनमें इन चीजों का प्रयोग करके आप जो है इन दागों को हटा सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में बबलाना यानी कि बैबलिंग प्रारंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर है कि द बेबीज इन ऑल द कल्चर बिगिन टू बैबल एट अप्रोक्सीमेटली द सेम एज विच इंडिकेट्स दैट दिस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होता है, प्रतिरूपण द्वारा, यानी कि बाय मॉडलिंग, प्रतिरूपण का इंग्लिश में बोलेंगे मॉडलिंग, ठीक है, बाय मॉडलिंग के द्वारा, पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट या फिर परिपक्वता द्वारा यानी कि मैचुरेशन, और वातावरण, तो इसे आप जानते हो एनवायरमेंट होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चूंकि हर एक कल्चर में जो बच्चा है वो एक समान आयु में बैबलिंग स्टार्ट करता है, लगभग दिया गया है यहाँ पर, एग्जैक्ट नहीं, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम ही आयु में जो है बैबलिंग स्टार्ट करता है। तो ये व्यवहार जो है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जो है आपका प्रदर्शित कर रहा है परिपक्वता यानी कि मैचुरेशन, क्योंकि बच्चा जो है जो सेम आयु के बच्चे हैं तो वो सेम एज पर उनका जो मैचुरेशन जो है धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मैच्योरिटी स्टार्ट हो रही है वो लगभग सभी बच्चों में एक सेम स्टेज में लगभग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये मैचुरेशन को मतलब इंगित करता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर है विद्युत तापीय उपकरणों में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। यहां पर पूछा जा रहा है द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस इज, क्या काम है, ऊष्मा संचरण का यानी कि हीट सर्कुलेशन का काम है, ताप संवहन यानी कि थर्मल कंडक्शन का काम है, या फिर ऊष्मा नियंत्रण यानी कि हीट रेगुलेशन का काम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत तापीय उपकरण में जो थर्मोस्टेट का यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ओके, हीट को रेगुलेट करने के लिए करना होता है। ओके, चलिए अब आते हैं, ये क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, तो ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरे ईयर के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ये लगभग आई थिंक 2015 का पेपर है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला है, तो देखते हैं, फिलहाल बहुत ही अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन चलिए यहाँ पर हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक इतना भी बहुत आप समझ सकते हो। वैसे मैं यहाँ पर जो है बोल रही हूँ साथ में, तो आप जो है क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं बोल रही हूँ तो उससे आप समझ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्या, प्रधान रसोइया, आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर या फिर भौतिक शास्त्री। अ होम साइंटिस्ट कैन नॉट बिकम शेफ, डाइटिशियन, फैशन डिजाइनर या फिर फिजिसिस्ट। तो एक गृह वैज्ञानिक नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता, देखिए शेफ भी बन सकता है, डाइटिशियन भी बन सकता है और फैशन डिजाइनर भी बन सकता है, बट क्या नहीं बन सकता है, यहां पर क्या नहीं बन सकता है, वो नहीं बन सकता है, भौतिक शास्त्री नहीं बन सकता है, ठीक है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। बच्चों की देखभाल और विकास, खाद्य एवं पोषण, शारीरिक शिक्षा, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। इट इज नॉट द बेसिक एरिया ऑफ होम साइंस, चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट, फूड एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन या फिर टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। तो देखिए चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट भी है, फूड एंड न्यूट्रिशन भी है और टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग भी। तीसरा जो है आपका फिजिकल एजुकेशन, ये होम साइंस के अंदर नहीं आता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा ये इसका मूल क्षेत्र नहीं है।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है कि पहली सूची दी हुई है, दूसरी सूची दी हुई है, इसको आपको मिलाना है। तो इसमें दिया गया है अनाज। अब इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? अनाज दिया है, दलहन, सब्जियां और फल है, तेल है। यहाँ पर विटामिन और खनिज पदार्थ है, कार्बोज है, कैलोरी है और प्रोटीन है। ठीक है, तो देखिए अनाज में क्या पाया जाएगा? अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि कार्बोज। ओके, दलहन में क्या होता है? प्रोटीन। सब्जी और फल में क्या मिलेगा आपको? विटामिन और खनिज पदार्थ। और तेल में क्या होगा? कैलोरी। तो यहां पर हमें ऑप्शन मिलाना है कि ये कौन सा ऑप्शन सही है। तो अनाज के लिए पहले के लिए हमें दूसरा चाहिए, ये हो गया, 2 में ऑप्शन है। फिर दलहन के लिए हमें चौथा चाहिए, ये चौथा हो गया। क्योंकि सिंगल ऑप्शन है तो और किसी में ये नहीं है। आपका क्लियर हो गया? 2, 4 फिर 1। ठीक है, सब्जियां और फल में पहला ऑप्शन होगा और तेल में तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका सही ऑप्शन है। ओके, चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या खाने से कब्ज नहीं होता है? इनटेक ऑफ विच प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ यानी कि जंक फूड, तले खाद्य पदार्थ यानी कि फ्राइड फूड, रेशे यानी कि रफेज और परिष्कृत अनाज यानी कि रिफाइंड सीरियल। तो क्या खाने से जो है आपको कब्ज नहीं होगा? तो वो है आपका रेशे यानी कि रफेज खाने से। अक्सर ये बोला जाता है कि रफेज आप अच्छे से खाओ। अगर आप जो है अधिक अच्छी मात्रा में रेशे नहीं ले रहे हो, फाइबर नहीं ले रहे हो, देन क्या होगा? उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है आप फ्रेश नहीं हो पाते हो, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर यहां पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक तंतु के टूटने की क्रिया कहलाती है। प्रोसेस ऑफ टिश्यू ब्रेकडाउन इज कॉल्ड अपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म, उपचय मींस एनाबॉलिज्म, संश्लेषण यानी कि सिंथेसिस या फिर पुनरुत्पादन रीजनरेशन। तो ऊतक के टूटने की क्रिया क्या कहलाती है? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आई थिंक जो बच्चे थे हमारे, कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ है, सभी को नहीं फिलहाल। तो चलिए अभी मैं बता देती हूँ। ऊतक के टूटने की क्रिया को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म यानी कि अपचय। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। नहीं, इतना ही सही है। चलिए ठीक है, तो इसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ टिश्यू ब्रेकडाउन। तो देखिए जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, जिसको कि चयापचय या फिर उपापचय बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसी में दोनों चीजें आती हैं, यानी कि मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म भी होता है यानी कि अपचय भी होता है, और एनाबॉलिज्म भी होता है यानी कि उपचय भी होता है। जो एनाबॉलिज्म का मतलब है कोशिकाओं के बनने की क्रिया, उपचय का मतलब है, एनाबॉलिज्म का मतलब है कोशिकाओं कोशिकाओं या फिर आपका ऊतक, क्योंकि टिश्यू से ही मिलकर के सेल्स बनते हैं। तो कोशिकाओं के बनने की क्रिया यानी कि निर्माण, ये इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ओके, और ये जो आपके टूटने की क्रिया है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, अब देखिए, अब इन दोनों को ही मिला करके सामूहिक रूप से चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। दोनों को सामूहिक रूप से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इनको जब हम प्लस कर देंगे, ठीक है, बोथ, ये कहलाएंगे मेटाबॉलिज्म। ओके, अब जो एनाबॉलिज्म है उसमें होता क्या है? उसमें जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि मान ली कोशिकाओं का निर्माण हो गया, उनका विकास हो गया, और जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत, ये सारी चीजें आपकी एनाबॉलिज्म में होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? शरीर के जो सामान्य कार्य हैं उनके लिए कोशिकाओं में जो भी उपस्थित पोषक तत्व हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे कि ऊर्जा उपलब्ध होती है, और शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं हैं उनके संपन्न होने के लिए, शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए इन्हीं ऊष्मा की जरूरत होती है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। यानी कि जो हमारे शरीर के सामान्य कार्य हैं उनके लिए जो कोशिकाओं में उपस्थित पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, उनका जब ऑक्सीकरण होता है तो उनसे ऊर्जा मिलती है, जिससे जो कोशिकाएं हैं हमारे शरीर की वो अपना सामान्य रूप से काम करती हैं। ठीक है, और जब हमारे शरीर में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो जब वो संपन्न होती हैं तो हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है,
तो इस तरीके से जो उपचय है, एनाबॉलिज्म है, उसको बायोसिंथेसिस भी कहा जाता है। यानी कि एनाबॉलिज्म को एक और नाम दिया गया है, क्या? बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस या फिर, ठीक है, ये एनाबॉलिज्म का एक और नाम है। ओके, और जो कैटाबॉलिज्म है ये एक आप कह सकते हो विनाशकारी उपापचय चयापचय होता है, ठीक है, जिनमें कि वो सभी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कि जो जटिल रासायनिक तत्व होते हैं वो सरल तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं और उनसे ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, और वो ऊर्जा होती है जो मुक्त होती है वो फिर जो है अलग अलग पार्ट्स के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा या फिर जो है टिश्यूज के द्वारा वो यूज कर ली जाती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो अब यही जो है जो कैटाबॉलिज्म है, फिलहाल तो ये दोनों एक बैलेंस में चलता रहता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हमारे शरीर में बैलेंस में चलता रहता है। तो इस तरीके से जो हमारा शरीर है उसमें मेटाबॉलिज्म हमारा प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब ये कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ज्यादा हो जाती है, होने लगती है, तो क्या होती है, जो हमारी कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, वो ज्यादा टूटने लगते हैं, तब जो है प्रॉब्लम होती है, तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। ओके, तो ये हो गया एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले भी करा चुके हैं ये क्वेश्चन। अच्छा, जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब है, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण होना, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि जो अमीनो अम्ल के बारे में बता कि हमारे शरीर में बनते हैं और जो कुछ हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, तो सिंथेसिस का मतलब है जो है निर्माण होना, और रीजनरेशन का मतलब है पुनरुत्पादन, यानी कि दोबारा से वो उनका उत्पादन होना। चलिए अब आते हैं, अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वो है, यानी कि सीरियल आर डेफिशिएंट इन अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड होता है जो कि अनाज में डेफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि दोनों ही का अगर आप मतलब देखो तो दोनों ही अलग है। इंग्लिश में पूछ रहा है कि सीरियल आर डेफिशिएंट इन अमाइनो एसिड, डेफिशिएंट का मतलब है कि कम मात्रा में, ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब हो गया कि मतलब कंप्लीटली नहीं होता है, फिलहाल आई थिंक सही है सॉरी मुझे लगा कि यहाँ पर ये अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। चलिए सही है, डेफिशिएंट अपूर्ण आई थिंक सही है हिंदी इसकी। चलिए अब यहाँ पर कौन सा जो अमाइनो एसिड है वो अनाज में आपकी कम मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा कम मात्रा में पाया जाता है, तो भाई देखिए मेथियोनिन तो पाया ही जाता है सीरियल में, अच्छी मात्रा में, रिच अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन जो लाइसिन है वो कम मात्रा में पाया जाता है, डेफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। और लाइसिन किसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है आपका पल्सेस यानी कि दाल में, ठीक। और पल्सेस में किस चीज की कमी होती है, मेथियोनिन की। तो दोनों ही जस्ट अपोजिट हैं, सीरियल में मेथियोनिन पाया जाता है जबकि पल्स में मेथियोनिन नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और अनाज में लाइसिन कम मात्रा में पाया जाता है जबकि लाइसिन दाल में आपकी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब यहाँ पर है, अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्करण करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वो है, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मिलिंग, पॉलिशिंग एंड रिफाइनिंग ऑफ सीरियल्स मेनली डिस्ट्रॉय विटामिन, कौन सा विटामिन, विटामिन बी, आप सभी को पता है। फिर नेक्स्ट है खाना बनाने की विधि जिसमें खाद्य पदार्थ सीधे तेज ताप के संपर्क में आता है, वो है कुकिंग मेथड इन विच फूड इज एक्सपोज्ड डायरेक्टली टू हाई हीट इज, ठीक है ना। डायरेक्टली जो है तेज ताप के संपर्क में जो आता है उस विधि को क्या कहते हैं, ठीक है, तो ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। उस विधि को कहते हैं ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या होता है, डायरेक्ट जो है, जो ग्रिल्ड फूड होते हैं वो डायरेक्ट हाई हीट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। जबकि जैसे अब रोस्टिंग हो गया, भूनना हो गया, बेकिंग हो गया, भाप में पकाना हो गया, तो इसमें आप किसी न किसी जो है बर्तन का यूज करते हो। भूनने के लिए भी आप कढ़ाई का यूज करोगे, उसमें भूनोगे। बेकिंग के लिए भी आप जो है किसी न किसी जो है बर्तन का यूज करोगे, एल्युमिनियम जो आते हैं, ठीक है, ट्रे आते हैं तो उनका यूज करते हो। और भाप में पकाने, स्टीम करने के लिए भी आप किसी न किसी बर्तन का यूज करते हो, लेकिन ग्रिलिंग में डायरेक्ट वो हीट के कांटेक्ट में आता है, तो ये आपका ग्रिलिंग ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है खाना पकाने की विधि जिसमें इडलियां बनाई जाती हैं, वो है इडलीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कुकिंग मेथड, कौन सा, उबालना यानी कि बॉइलिंग है, पार बॉइलिंग है या फिर प्रत्यक्ष
यानी कि सीधे भाप में डायरेक्ट स्टीमिंग, या फिर अप्रत्यक्ष भाप यानी कि इनडायरेक्ट स्टीमिंग। तो जो इडली तैयार की जाती है वो ये भी हम आपको बता चुके हैं, जब हमने कुकिंग मेथड बताया था तो उसमें हमने स्टीमिंग यानी कि भाप में पकाना ये मेथड बताया था, जिसमें कि जो कि 3 टाइप का होता है। एक होता है नम भाप में पकाना यानी कि वेट स्टीमिंग होती है, दूसरी होती है ड्राई स्टीमिंग जिसे कि शुष्क भाप में पकाना बोलते हैं, और तीसरी होती है पानी से रहित खाना पकाना यानी कि वाटरलेस कुकिंग। तो आपका ये तीनों ही 3 टाइप की स्टीमिंग होती है। ओके, अब यहां पर पूछा जा रहा है इडलियां किस विधि से बनाई जाती हैं स्टीमिंग में, तो ये है आपका प्रत्यक्ष भाप में यानी कि डायरेक्ट स्टीमिंग में। अब ये जो डायरेक्ट स्टीमिंग है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं, नम ताप में पकाना या फिर वेट स्टीमिंग भी इसको कहते हैं। डायरेक्ट स्टीमिंग को ही वेट स्टीमिंग बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, भाप का खाद्य पदार्थ के साथ सीधा संपर्क होता है, इडली जो कि इसका एग्जाम्पल है। और जो इनडायरेक्ट स्टीमिंग है इसको हम कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका है ड्राई स्टीमिंग। इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट में इसमें भोजन पकाने के लिए आप डबल बॉयलर का प्रयोग करते हो। अब इसमें क्या होता है, डबल जो बॉइलिंग में गर्म अथवा जो उबलते पानी के ऊपर रखे बर्तन में भोजन को पकाया जाता है। ठीक है, और ये जिसका एग्जाम्पल है कस्टर्ड इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो उबलने का बिंदु होता है उससे कम तापमान की जरूरत पड़ती है। उबलने का बिंदु आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उससे कम तापमान की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या करते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप पकाने जा रहे हो उसको एक बर्तन में रखा जाता है, और फिर आप उस बर्तन को जिसमें आपने खाद्य पदार्थ रखा हुआ है उसे एक पानी से भरे दूसरे बर्तन में रखा जाता है। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्टीमिंग है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है। और इसको हम इंग्लिश मतलब दूसरा जो इसका टर्म है वो ड्राई स्टीमिंग भी बोल सकते हैं, शुष्क भाप में पकाना। और तीसरा जो है पानी से रहित खाना पकाना यानी कि वाटरलेस कुकिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है भाप वो खाद्य पदार्थ से ही उत्पन्न होती है और उसी से जो है खाद्य पदार्थ आपका पक जाता है। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल में लपेट देते हैं खाद्य पदार्थ को। अब उससे क्या होता है, इसमें कोई भी पानी का यूज नहीं किया जाता है, और जब एल्युमिनियम में खाद्य पदार्थ को एल्युमिनियम फॉयल में लपेट देते हैं तो उसी से ही भाप निकलता है, और उसी भाप से ही जो है आपका जो भी खाद्य पदार्थ होता है वो पक जाता है। तो इस तरीके से इसको वाटरलेस कुकिंग बोलते हैं। ओके, बॉइलिंग आपको पता है, और पावर बॉइलिंग भी आपको पता होगा। चलिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन खाने से डैश से बचाव मिलता है। इनटेक ऑफ आयोडीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रक्तहीनता यानी कि अनीमिया, स्कर्वी यानी कि स्कर्वी, फ्लोरोसिस या फिर गलगंड यानी कि ग्वाइटर। तो आयोडीन लेने से आपको किससे सुरक्षा मिलती है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गलगंड यानी कि ग्वाइटर। अगर आप आयोडीन की कमी हो जाती तो उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। ठीक है, जिसे कि और एक नाम दिया गया है घेंघा रोग बोलते हैं इसको। गलगंड को घेंघा भी कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अनीमिया आप जानते ही हो, आयरन की कमी से होता है यानी कि खून की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और फ्लोरोसिस फ्लोरीन की कमी से होता है जो कि एक खनिज पदार्थ है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर यानी कि चीनी को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, इसका कारण क्या है। शुगर टर्न्स ब्राउन इन कलर व्हेन सब्जेक्टेड टू हीट ड्यू टू, अब यहाँ पर कैरामलाइजेशन है, डेक्सट्राइजेशन है, या फिर जिलेटिनाइजेशन है, या फिर कोगुलेशन है। तो यहाँ पर शुगर के बारे में पूछा जा रहा है कि जो शुगर है जब भी वो आप उसको हीट के संपर्क में ला रहे हो तो फिर उसका रंग जो भूरा हो जाता है वो किस प्रोसेस के थ्रू हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कैरामलाइजेशन। ओके, जो कैरामलाइजेशन प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जब शुगर को ये हीट के संपर्क में आता है तो फिर इसका कलर ब्राउन हो जाता है, और इस प्रोसेस को कैरामलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका जो है नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के अंदर आ जाता है। ठीक है, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एक तो आपकी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है और एक नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। ठीक है, तो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का मतलब है जिसमें किसी भी एंजाइम का प्रयोग नहीं होता है ब्राउनिंग के लिए। ठीक है, और इस नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में ही आपका कैरामलाइजेशन आ जाता है, और एक आता है मैलार्ड रिएक्शन, आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों ही आपके नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होते हैं। तो कैरामलाइजेशन जो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि शुगर
का जब हीट के कांटेक्ट में आता है तो चूंकि जो भी उसमें वाटर है वो स्टीम के रूप में निकल जाता है, रिमूव हो जाता है और जो है उसका कलर है वो ब्राउन हो जाता है। ये कैरामलाइजेशन है। और जो दूसरा बता रहे हैं नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, जिसे कि मैलार्ड रिएक्शन कह रहे हैं हम, मैलार्ड रिएक्शन, इसको हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, फिर से रिमाइंड करा देते हैं। मैलार्ड रिएक्शन ये क्या होता है, ये जो है आपका ये केमिकल रिएक्शन है जो कि किसके किसके बीच में होता है, अमाइनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में होता है जब भी ये हीट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तब ये प्रोसेस होती है मैलार्ड रिएक्शन, जिसमें कि आपका अमाइनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जिससे कि जो भी खाद्य पदार्थ है वो ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया। अब आता है डेक्सट्रिनाइजेशन। तो ये जो डेक्सट्रिनाइजेशन है, जिलेटिनाइजेशन है, ये आपका मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका स्टार्च के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो डेक्सट्रिनाइजेशन है इसमें क्या होता है कि जब भी जो डेक्सट्रिन कोई भी जब स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्टार्च के अणु हैं, जब वो ड्राई हीट यानी कि शुष्क ताप के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि ये प्रोसेस होती है, डेक्सट्रिनाइजेशन की प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है, जब भी जो प्रोडक्ट है वो ड्राई हीट के कांटेक्ट में आता है तो जो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है यानी कि जो स्टार्च है वो क्या होता है, उससे एक डेक्सट्रिन, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, डेक्सट्रिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि जब भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो आप ड्राई हीट के शुष्क ताप के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसे कि डेक्सट्रिन बोलते हैं और इस प्रोसेस को इसी के नाम से डेक्सट्रिनाइजेशन बोलते हैं। ओके, फिर इसके बाद में जो जिलेटिनाइजेशन है यहाँ पर, ये तो हो गया डेक्सट्रिनाइजेशन, क्योंकि इसमें डेक्सट्रिन का फॉर्मेशन होता है और इसमें ड्राई हीट के कांटेक्ट में आते हैं। फिर है जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन में होता है क्या है कि जब भी जो स्टार्च हैं वो उसको जब पानी के साथ, ठीक है, वाटर के साथ में उसको हम कुक करते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और बता देती हूँ कि डेक्सट्रिनाइजेशन का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आप चपाती बनाते हो, ठीक है, रोटी बना रहे हो, ब्रेड टोस्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है, आपने देखा वो ब्राउन कलर हो जाता है क्योंकि वो ड्राई हीट के कांटेक्ट में आ रहा है, वहां पर कोई भी वाटर लिक्विड का यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये डेक्सट्रिनाइजेशन का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका टोस्ट, ब्रेड टोस्ट करना, टोस्ट ब्रेड या फिर चपाती, ये आपका डेक्सट्रिनाइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, और जो जिलेटिनाइजेशन है, जिलेटिनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि आप चावल ले लो, चावल का एग्जांपल ले लो कि चावल के वो भी स्टार्च उसमें होता है, ठीक है। अब जब चावल को पकाते हैं पानी में रख करके तो जो चावल होते हैं क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल कर जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो चावल है वो स्वेल कर जा रहा है यानी कि पक जा रहा है, तो वो चीज आपकी, और जो चावल है वो थोड़ा सा आपका उसमें स्टिकीनेस आ जाता है, चिपचिपापन आ जाता है, वही चीज जिलेटिनाइजेशन कहलाती है, ठीक है। और जब यही चीज ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है कि आपके जो चावल हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। तो और जो है इसकी मतलब, और इससे जब आगे की जो प्रोसेस होती है उसको रेट्रोग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक टर्म है, जब ज्यादा थिक हो जाता है जो स्टार्च है, चावल में जो स्टार्च है जब वो ज्यादा थिक हो जाएगा, यानी कि जो ये थिकनिंग वाली प्रोसेस हो रही है उसी को जिलेटिनाइजेशन कहा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जब जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो पानी को सोख लेंगे और वो फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे और वो थिक हो जाते हैं, ठीक है, थिकनिंग हो जाती है तो वो जिलेटिनाइजेशन कहलाता है। और उसके आगे जब ये थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर अब जब ये थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी को बोलते हैं कि रेट्रोग्रेडेशन, एक टर्म होता है, ठीक है, जब यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। और ठीक है, उसके बाद में और एक लास्ट में प्रोसेस आती है सिनरेसिस, जिसमें क्या होता है, जब आपका जैसे कि चावल होता है, आपने देखा होगा ना कि चावल है या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ है वो जब खराब होने लगता है तो उनमें से पानी निकलने लगता है, तो सिनरेसिस को क्या बोलते हैं, इसको एक टर्म दिया गया है प्रोसेस ऑफ वीपिंग,
सिनरेसिस को, यहाँ बता देती हूँ। अच्छा, जो ये मैं बता रही हूँ ना प्रोसेस, ये ऐसे इसको मतलब ये आता है पूरा, आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है ये क्वेश्चन। सिनरेसिस को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ वीपिंग। वीपिंग यानी वीपिंग मतलब रोना होता है, ठीक है। तो जब भी खाद्य पदार्थ जब रेट्रोग्रेडेशन से आगे की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि जब खाद्य पदार्थ खराब होने लगते हैं तो उसमें से क्या होता है, पानी निकलने लगता है। तो वही चीज आपकी प्रोसेस ऑफ वीपिंग यानी कि सिनरेसिस कहलाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी अगर कभी ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, तो सबसे पहले क्या होता है, जेल का फॉर्मेशन होता है यानी कि जेलेटिनाइजेशन होता है। उसके बाद में फिर जो है आपका रेट्रोग्रेडेशन की प्रोसेस आती है और उसके लास्ट में आपकी सिनरेसिस की प्रोसेस आती है, जबकि खाद्य पदार्थ खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। और कोगुलेशन जो है, कोगुलेशन तो आप जानते हो, एग कोगुलेट कर जाता है, यानी कि जब प्रोटीन जो है जमने लगता है, जब भी हीट के कांटेक्ट में प्रोटीन आता है तो उसमें कोगुलेशन होता है। जैसे कि एग है, ठीक है, जब आप उसको फ्राई करते हो यानी कि जब ऑमलेट बनाते हो तो उसका जब आपको तोड़ करके उसको तवे पर डालते हो तो क्या इसमें जो प्रोटीन है वो क्या हो रहा है, वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज कोगुलेशन कहलाती है, जम जाती है। अब यहां पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन इज प्रेजेंट इन, किसमें, दालों और फलियों में यानी कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स में, अंडे और मीट में, या फिर सीरियल्स एंड मिलेट्स में, या फिर सब्जियों और फलों में। तो आपको पता है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू जो प्रोटीन होती है वो किसमें पाई जाती है, अंडे और मीट में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। फिर है समय एक बहुमूल्य साधन है, ओके। टाइम इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कैसा है, निहित है, अर्जित है, मानवीय है या फिर गैर मानवीय, यानी कि इनहेरेंट है, एक्वायर्ड है, ह्यूमन है या फिर नॉन ह्यूमन है। तो देखिएगा, जो समय की बात यहाँ पर हो रही है तो इसमें भी जो है क्या है कि जो निकल एंड डॉर्सी हैं उन्होंने इसको समय को बताया है, हाँ, उन्होंने समय को जो है उसमें बताया है, क्या बोलते हैं, मानव, ह्यूमन रिसोर्स में कहा है, जबकि जो ग्रॉस एंड क्रैंडल हैं उन्होंने इसको नॉन ह्यूमन बताया है। तो चूंकि अलग अलग जो आपके राइटर हैं उन्होंने अलग अलग चीजें बताई हैं, लेकिन जनरली क्या होता है, समय को कहीं कहीं दोनों चीज माना जाता है, ह्यूमन भी माना जा रहा है, नॉन ह्यूमन भी माना जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन जनरली कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर दोनों आ रहा है तो आप दोनों पर टिक करिएगा, लेकिन अगर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन में आपको चूज करने के लिए आ रहा है तो आप हमेशा गैर मानवीय ही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसी को राइट आंसर माना गया है। जबकि फिलहाल तो दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपका नॉन ह्यूमन ही माना जाएगा। समय एक बहुमूल्य नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि इसी को आयोग के द्वारा सही माना गया है। अब यहां पर पूछा जा रहा है 14 क्वेश्चन कि साधन है, सीमित है, असीमित है, सदैव अकेले काम आने वाला है या फिर आसानी से उपलब्ध होने वाला है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, ऑलवेज यूज्ड, सिंगली, ईजिली अवेलेबल। तो यहाँ पर रिसोर्सेज की बात की जा रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है, ये भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साधन है वो सीमित है या फिर असीमित है, इसमें से क्या है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा सीमित होते हैं यानी कि लिमिटेड होते हैं, तो ये राइट आंसर है, ठीक है। साधन, साधन का मतलब है, रिसोर्सेज का मतलब है आपकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो ये आपके नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा जो धन है, मनी, टाइम, एनर्जी, ये भी आपके रिसोर्सेज ही कह सकते हो। तो ये सब आपके लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, वास्तविक आय को कौन सी आय और भी कहते हैं। रियल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इनकम। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि रियल इनकम को और क्या कहते हैं, मानसिक इनकम भी बोलते हैं, इंग्लिश में साइकिक इनकम, ठीक है। रियल इनकम को, वास्तविक आय को साइकिक इनकम भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये मानसिक इनकम इसलिए बोला जा रहा है मानसिक आय, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलता है इस इनकम से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन है कि डैश मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होते हैं।
डैश ग्रो आउट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड डिजायर्स। क्या लक्ष्य, स्तर, मूल्य या फिर रवैया, गोल, स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज या फिर एटीट्यूड। तो हमारे मनुष्य की इच्छा और रुचि से क्या उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लक्ष्य। ठीक है, क्योंकि हमारे लक्ष्य जो होते हैं हमारी इच्छा और रुचि के अनुसार ही होते हैं। हमारे कुछ लॉन्ग टर्म जो है गोल होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं, तो अलग अलग गोल्स होते हैं। तो ये हमारी इच्छा और रुचि के अनुसार ही होते हैं, तो इसी से ये उत्पन्न होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला माप है। स्केल यूज्ड फॉर कंपैरिजन इज वैल्यू, स्टैंडर्ड, गोल या फिर एटीट्यूड। तो देखिए मूल्य, तो इसको जो है हम माप नहीं सकते हैं मूल्य। ठीक है, देखिए अब पैसे का मूल्य अलग होता है, कोई भी हम सामान खरीद रहे हैं तो कितने में खरीद रहे हैं तो वो मूल्य अलग है। ठीक है, और हमारा जो एक इंसान का मूल्य होता है, ठीक है, वो अलग होता है कि आपको कितना, कहीं पर आप जा रहे हो आपको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही, कितना आपको आदर सत्कार आपका हो रहा है, वो वैल्यू अलग होती है। ओके, और अगर आप एक चित्रकार हो तो आप अगर कोई पेंटिंग बना रहे हो या फिर अगर आप जो है डांसर हो आप या फिर सिंगर हो तो आपकी वो वैल्यू अलग होती है। ठीक है, तो उसको हम माप नहीं सकते हैं, तो उसमें कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर लक्ष्य है तो गोल का भी अपना अलग अलग है। अब यहाँ पर जो राइट आंसर है तुलना करने के लिए उपयोग में आने वाला जो माप है, इसके लिए यूज फॉर कंपैरिजन, वो है आपका स्टैंडर्ड। देखिए अब स्टैंडर्ड में किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड में क्या होता है हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं कि जो है आपका कोई लो स्टैंडर्ड वाले अलग होते हैं, हाई स्टैंडर्ड के अलग होते हैं, मीडियम स्टैंडर्ड वाले अलग होते हैं, तो आप उनको आसानी से कंपेयर कर सकते हो। जो हाई स्टैंडर्ड का उसको लो से, उसको मीडियम से कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से जो स्केल यूज होती है कंपैरिजन के लिए वो आपका स्तर है, यानी कि स्टैंडर्ड है। जो जबकि जो वैल्यू है और जो गोल है, लक्ष्य है, वो सबका होता है। हर किसी के पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट गोल्स होते हैं और हर किसी की अलग अलग वैल्यू होती है। किसी की किसी चीज की वैल्यू है, किसी की किसी चीज की वैल्यू है। ओके, और दृष्टिकोण तो आपका सबका अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है। अब 18 क्वेश्चन है कि एक अच्छा बजट होता है, अ गुड बजट इज लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल, कठोर यानी कि इनफ्लेक्सिबल, आदर्शवादी यानी कि आइडियलिस्टिक या फिर अवास्तविक यानी कि अनरियलिस्टिक। तो एक अच्छा बजट जो होता है वो हमेशा लचीला होगा। ठीक है, अगर आप जो अच्छा बजट बना रहे हो तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि अगर आपको उसमें कभी भी कोई चेंजेस करने पड़े तो आप आसानी से कर लो। फिर है इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपल्सरी सेविंग्स। ठीक है, तो कंपल्सरी सेविंग में क्या आ जाएगा आपका, वो है कर्मचारी भविष्य निधि योजना। ओके, क्यों है ये अनिवार्य कंपल्सरी सेविंग का मतलब ये है जो कि आपकी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स होता है, आप चाहो या फिर ना चाहो ये आपके सैलरी से ये कटना ही कटना होता है। ठीक है, क्योंकि फिलहाल ये हम ही को मिलता है लेकिन ये फिक्स्ड होता है, कंपल्सरी होता है, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन ये हम अगर आप एक एम्प्लॉय हो तो आपका जो है आपकी सैलरी से कुछ परसेंटेज जो है आपका कट जाता है। ठीक है, तो ये कंपल्सरी होता है। अब जबकि बैंक में जो जमा बचत है यानी कि आप जो बैंक में अपने डिपॉजिट्स रख रहे हो, सेविंग्स रख रहे हो, वो आपके अनुसार है, मतलब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप चाहो डिपॉजिट करो या फिर ना करो, सेविंग करो या ना करो। इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी आप चाहो लो या फिर ना लो। लोक भविष्य निधि योजना या कि जो पीपीएफ अकाउंट होता है ये भी लोग किस लिए करवाते हैं, इनकम टैक्स से बचने के लिए, यानी कि इनकम टैक्स जो लगता है टैक्स को कम करने के लिए पीपीएफ जो है, अगर आपके पास पीपीएफ में पैसे हैं, पीपीएफ अकाउंट है, तो उससे आपको टैक्स सेविंग हो जाती है। ठीक है, तो ये भी लोग खुद से ही, उनकी इच्छा है वो करवाएं या ना करवाएं, तो ये तीनों ही आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। बट जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम है ये कंपलसरी, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, गवर्नमेंट के द्वारा अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रति लाभ जो एक व्यक्ति शेयर्स से प्राप्त करता है उसका रूप है। रिटर्न्स दैट वन गेट्स फ्रॉम शेयर्स इज इन द फॉर्म ऑफ ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, लाभांश यानी कि डिविडेंड,
किराया या रेंट, और सेवा यानी कि सर्विसेज। तो जो रिटर्न्स मिलते हैं शेयर्स के बदले में वो किस फॉर्म में मिलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सर्विसेज तो सेवाएं तो होंगी नहीं, किराया भी नहीं होगा और ब्याज भी नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा लाभांश यानी कि डिविडेंड के रूप में मिलते हैं शेयर्स से जो भी रिटर्न्स मिलते हैं। फिर है क्वेश्चन कि रेशम एक रेशा तंतु है यानी कि सिल्क इज अ फाइबर। कैसा? सेलोज, मिनरल, प्रोटीन या फिर मेटल। तो ये आप सभी को पता है सिल्क कैसा है, एक प्रोटीन युक्त फाइबर है। ओके, फिर है तंतु जो ताप का अच्छा सुचालक है। ओके, फाइबर दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? रेशम, ऊन, नायलॉन या फिर कपास। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है? कपास है, जूट है, ये आपके कपास और जूट ये भी होता है। ठीक है, ये आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो सिल्क का इसके पहले भी हमने क्वेश्चन कराया जिसमें सिल्क जो था वो कि आपका कुचालक था। ओके, तो ये कपास जो है आपका सुचालक होता है, कपास और जूट। तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ 23 क्वेश्चन है कि तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, फाइबर दैट हैज लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी इज। तो यहाँ पर क्या है, देखिए कॉटन की भी होती है, ऊल की भी होती है और सिल्क भी होती है। चूंकि नेचुरल फाइबर्स है तो इनकी हाँ कॉटन और ऊल की अधिक होती है, बट जो है आपकी सिल्क की इनके कंपैरिजन में कम होती है। बट जो सिंथेटिक फाइबर्स है जैसे कि नायलॉन है तो इनकी जो पानी सोखने की क्षमता है यानी कि जो लो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन यानी कि मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है वो कम होती है नायलॉन की। ओके, फिर है ऊन जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऊल इज मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन, केराटिन, एल्बुमिन या फिर ग्लोबुलिन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है केराटिन, यानी कि ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है वो आपका केराटिन है, और जो ये फाइब्रोइन प्रोटीन है ये आपका सिल्क में पाया जाता है यानी कि रेशम में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ऊन में केराटिन है और सिल्क में फाइब्रोइन प्रोटीन है। फिर है यान यानी कि धागे जो छोटे तंतु यानी कि रेशों से बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यार्न्स मेड ऑफ शॉर्ट फाइबर्स आर नोन एज फिलामेंट यार्न्स, स्टेपल यार्न्स, सिंपल यार्न्स या फिर फैंसी यार्न्स। तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि यार्न जो शॉर्ट फाइबर से मिलकर के बनते हैं उनको स्टेपल यार्न्स बोलते हैं, और फिलामेंट जो फाइबर होते हैं यार्न्स होते हैं वो आपके लंबे तंतुओं से बनते हैं यानी कि लॉन्ग फाइबर से बनते हैं, उनको फिलामेंट यार्न्स बोलते हैं। ओके, और जितने भी आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो सारे के सारे आपके स्टेपल यार्न्स होते हैं एक्सेप्ट सिल्क। सिल्क ही एक ऐसा नेचुरल फाइबर्स है जो कि आपका फिलामेंट में आता है। फिर है 26 क्वेश्चन कि कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहते हैं? मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड वीविंग, स्पिनिंग, कार्डिंग या फिर कॉम्बिंग। तो देखिए कार्डिंग, कॉम्बिंग और स्पिनिंग ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही आपके कपड़ा बनाने की प्रोसेस हैं। ठीक है, यानी कि जब प्रोसेसिंग में ये चीज हमने आपको बताई थी कि ये सारी प्रोसेसिंग के अंदर में आ जाता है। ओके, लेकिन कपड़ा बनाने की जो विधि यहाँ पर मेथड पूछा जा रहा है ओवरऑल उसको बोलते हैं बुनाई। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वीविंग। और जो ये कताई, कार्डिंग और कॉम्बिंग है ये तो ये इनके प्रोसेस के अंदर आता है यानी कि वीविंग के अंदर में आती है, इनके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो कपड़ा बनाने की विधि को क्या कहेंगे? बुनाई बोलेंगे यानी कि वीविंग बोलेंगे। फिर है डेनिम बनाने में उपयोग आती है। डेनिम इज मेड यूजिंग प्लेन वीव, सैटिन वीव, ट्विल वीव या फिर सैटिन वीव। ओके, तो डेनिम इज मेड यूजिंग, डेनिम बनाने में कौन सी बुनाई यूज की जाती है? तो यहां पर होगा आपका डेनिम में यूज की जाती है ट्विल वीव। ओके, ये राइट आंसर है। डेनिम के लिए ट्विल वीव का यूज किया जाता है। इसके अलावा आपका जीन है यानी कि जीन्स है, गबर्डिन है, ट्वीट्स हैं, तो ये भी आपके जो है ट्विल बुनाई में ही आते हैं। और इसके अलावा जो हेरिंग बोन वीव है वो जब इसको ट्विल वीव को एक रेगुलर इंटरवल पर यानी कि नियमित अंतराल पर ट्विल को मतलब ट्विल के डायरेक्शन को, इसकी दिशा को रिवर्स कर दिया जाता है तो उसके द्वारा जो है आपका हेरिंग बोन वीव बनता है।
ठीक है, हेरिंगबोन का हमने आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ था कि हेरिंगबोन वीव कैसा होता है। तो वैसे ही जिग जैग फॉर्म में होता है। तो इसी जब ट्विल को रिवर्स कर दिया जाता है एक रेगुलर इंटरवल पर, तो उसको हेरिंगबोन वीव भी कहते हैं। ओके, तो इसके अंदर आपको पता चल गया डेनिम आता है, इसके अलावा जीन्स भी आती है। जीन्स हो गया, और जो है गबर्डिन और जो है ट्वीट्स, ये इसी के अंदर आते हैं। ओके, एक मिनट मैं आती हूं, बस थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो डेनिम का एग्जाम्पल मतलब ट्विल बुनाई का ये और भी एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में आता है जो प्लेन वीव है। तो प्लेन वीव का जो एग्जाम्पल है यानी कि सादी बुनाई, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? इसमें आपका प्लेन वीव में आ जाता है मसलिन आ जाता है, ठीक है, और इसके अलावा ऑर्गेंडी आ जाता है, ऑर्गेंडी ये भी प्लेन वीव में आता है, सादी बुनाई में आता है। मसलिन भी आता है इसी में, सादी बुनाई में आता है। शिफॉन, रिकॉर्ड कर, फिर ये है आ जाता है शिफॉन, ठीक है, जो प्लेन वीव है सादी बुनाई में आपका मसलिन, ऑर्गेंडी और शिफॉन ये आ जाता है। और जो चाइना सिल्क है वो भी आपका सिंपल वीव में ही आ जाता है। ओके, ठीक है। और जो सैटिन वीव होता है, सैटिन वीव और सैटिन वीव, तो सैटिन वीव में क्या होता है कि आपका जो फ्रंट होता है, अगर उसमें जो ताना दिखाई देता है, ठीक है, जो ताना बुनाई होता है, वार्प फेस, इसको बोलते हैं वार्प फेस्ड वीव बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है फ्रंट पर आपका ताना दिखाई पड़ता है। और जो सैटिन होता है इसको वेफ्ट फेस्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है बाना फ्रंट पर दिखाई देता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। चलिए 28 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानवीकृत सेलुलोजिक तंतु है? विच वन इज मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर? नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक या फिर एसीटेट? ओके, तो देखिए ये भी मैं कई बार बता चुकी हूं आपको कि जो मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है वो कौन है। एक तो आपका नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर होता है और एक होता है मैन मेड। ठीक है, तो जो मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है उसमें कौन कौन सा आ जाएगा? चलिए पहले मैं नेचुरल बता देती हूं। ओके, तो इसको जरूर ये ध्यान रखिएगा कि मैन मेड पूछा जा रहा है या फिर नेचुरल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले मैं नेचुरल बताती हूँ। तो नेचुरल जो सेलुलोजिक फाइबर्स हैं उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आपके कॉटन आ जाते हैं, लिनन है, हेम्प है, रैमी है, जूट है, ये सारे आपके नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? मैन मेड में आपको मिल जाएगा एक तो रेयॉन आ जाएगा, ठीक है, और एसीटेट और ट्राई एसीटेट आ जाएगा। तो इसमें जो आपका पूछा गया है मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर, तो उसमें क्या हो जाएगा? एसीटेट। ठीक है, मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर में एसीटेट आ जाएगा। एक और ट्राई एसीटेट, ये भी आता है इसी में, ट्राई एसीटेट और रेयॉन, ये आपके मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर हैं, एसीटेट, ट्राई एसीटेट और रेयॉन। ठीक है, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये तीनों ही क्या हैं? ये मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है। ओके, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक ये क्या है? मैन मेड सिंथेटिक फाइबर हैं। ठीक, चलिए, और जो मैन मेड में ही मिनरल फाइबर्स आते हैं तो उसमें आपके ग्लास और मॉड एक्रिलिक आ जाता है। नेचुरल जो आपके मिनरल फाइबर है वो तो आप जानते हो एस्बेस्टस होता है,
नेचुरल में। लेकिन अगर मैन मेड पूछ लिया जाए मिनरल फाइबर तो ग्लास और मॉड एक्रिलिक आ जाता है, ठीक है। और एक और आता है इलास्टोमेरिक फाइबर, ये भी पूछ लिया जाता है, जो कि मैन मेड फाइबर्स ही हैं इलास्टोमेरिक, जिसमें कि आपका स्पैंडेक्स और रबर आता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नमूनों वाली बुनाई है? विच वन इज द पैटर्न्ड वीव? प्लेन वीव, ट्विल वीव, या फिर सैटिन वीव, या फिर डॉबी वीव, ठीक है। यहाँ पर नमूनों वाली बुनाई, नमूनों वाली बुनाई का मतलब है जिस पर डिजाइन बने होते हैं, जिस बुनाई पर। तो देखिए सादी बुनाई नहीं है, ट्विल वीव भी नहीं है, सैटिन भी नहीं है, डॉबी वीव उसको बोलते हैं, ठीक है। डॉबी वीव इसको बोलते हैं, डेकोरेटिव वीव्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से नाम है? इसको एक तो डेकोरेटिव वीव बोलते हैं, इसके अलावा इसको फैंसी, फिगर, डिजाइन, ये वीव भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं? फैंसी, ठीक है। जो डॉबी वीव्स होते हैं ये एक डेकोरेटिव वीव्स होते हैं, ठीक है। और डेकोरेटिव वीव्स को और भी नाम दिया गया है, फैंसी, फिगर और डिजाइन। जो आपका डॉबी वीव है, यानी कि डॉबी जो बुनाई है, वो आपके डेकोरेटिव वीव्स के अंदर में आती है। इस पर पैटर्न बने होते हैं। जो डॉबी वीव है ना, इसमें छोटे छोटे फिगर बने होते हैं, जैसे कि डॉट्स से, ज्योमेट्रिक डिजाइन से, या फिर फ्लोरल पैटर्न, यानी कि ये फूल बने होते हैं, ठीक है, इस पर। और इसमें 2 या 2 से अधिक जो है बेसिक वीव्स का यूज होता है। तो जो नमूनों वाली बुनाई है वो आपकी डॉबी वीव है, जिसको कि जो कि डेकोरेटिव वीव्स के अंदर में आता है। और डेकोरेटिव वीव को क्या बोलते हैं? फैंसी, फिगर और डिजाइन। और जो ये आपका डेकोरेटिव वीव है ना, उसमें आपका ये जैकार्ड भी आ जाता है। जो जैकार्ड बुनाई है, जैकार्ड डिजाइन है, लिनो वीव है, ये सब आपका जो है डेकोरेटिव वीव्स में ही आ जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों के लिए काम में आने वाला तंतु है। फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वियर। ओके, स्पैंडेक्स है, कांच युक्त है, धातु युक्त है, या फिर कार्बन युक्त है। तो जो खिलाड़ियों के द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उसमें जो तंतु का यूज होता है वो है आपका स्पैंडेक्स, ठीक है। स्पैंडेक्स का जो है यूज होता है आपका स्पोर्ट्स वियर में। इसके अलावा स्पोर्ट्स वियर के लिए और भी जो है फाइबर्स का यूज किया जाता है, जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, तो इनका भी यूज किया जाता है। स्पैंडेक्स के अलावा पॉलिस्टर, नायलॉन, इनका भी स्पोर्ट्स वियर में यूज किया जाता है। अगर कॉटन का भी यूज किया जाता है, लेकिन कॉटन को एज सच सिर्फ कॉटन का यूज नहीं किया जाता है। कॉटन को से पॉलिस्टर के साथ में ब्लेंड करके यूज कर दिया गया, या फिर नायलॉन के साथ में मिला करके, इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं फटाफट। गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड इज गर्भाधान से जन्म तक, यानी कि फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, यानी कि फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम बर्थ, 30 दिन से 2 वर्ष तक, यानी कि फ्रॉम 30 डेज टू 2 ईयर्स, और 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो यहाँ पर गर्भकालीन अवस्था है यानी कि प्रीनेटल पीरियड है। तो ये कब से कब तक का होता है? गर्भाधान से लेकर के जन्म तक का जो पीरियड होता है उसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। कॉन्सेप्शन से लेकर के बर्थ तक का पीरियड प्रीनेटल कहलाता है। और जो पोस्ट नेटल होता है वो आपका आफ्टर बर्थ जो पीरियड होता है उसको पोस्ट नेटल बोलते हैं, ठीक है। बर्थ से पहले की जो अवस्था है उसको प्रीनेटल, और बर्थ के बाद की अवस्था को पोस्ट नेटल कहते हैं। फिर 1 वर्ष की उम्र में शिशु का वजन जन्म भार का कितना गुना हो जाता है? एन इन्फेंट्स वेट बिकम्स टाइम्स ऑफ बर्थ वेट बाय द टाइम ही और सी इज 1 ईयर ओल्ड। तो ये आपको पता ही है कि जब बच्चा 6 मंथ का आता है तो उसका जन्म के समय जितना वेट था उससे जो है 2 गुना होता है, और जब वो 1 साल का होता है, 1 वर्ष की उम्र में, ये 3 गुना हो जाता है,
तो यहाँ पर गुना पूछा गया है, 3 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर है कि एक शिशु यानी जो 6 से 12 महीने का है उसकी सामान्य हार्ट रेट क्या है, नॉर्मल हृदय गति उसकी क्या होगी इन्फेंट की जो कि 6 से 12 महीने का है। तो जो कि आपका क्या होता है, वैसे तो जो इन्फेंट्स की हार्ट रेट होती है वो 120 से लेकर के 140 तक का होता है न्यू बॉर्न का। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनकी जो हार्ट रेट होती है वो होती है आपकी हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया हुआ है। नवजात शिशु की हृदय गति यानी कि हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट पूछा गया, कोई भी उसमें एज नहीं दी गई है, तो उनका जो है बताया गया है 120 से 140 पर मिनट। ओके, इतना होता है। अब यहां पर पूछा जा रहा है 6 से 12 महीने का, और वहां पूछा जा रहा है नवजात शिशु का दिया था, कोई भी वो नहीं पूछा गया था, मतलब कोई भी टाइम नहीं दिया गया था। तो कोई भी टाइम नहीं दिया गया है तो आप 120 से 140 आप लगाओगे। अब चूंकि यहाँ पर 120 से 140 ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे, द हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट, चूंकि 6 से 12 महीने का यहाँ पर पूछा गया, 1 साल तक के बच्चे का, तो यहाँ पर 100 से 160 के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 70 से 100 भी मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि वैसे इन्फेंट का 120 से 140 तक का होता है तो यहाँ पर 100 से 160 के बीच में मतलब माना जाएगा 6 से 12 महीने का जो बच्चा है उसका हार्ट रेट। फिर है शारीरिक परिमाणों में बढ़ोतरी का क्या मतलब है, वृद्धि, विकास, दोनों, या फिर एंथ्रोपोमेट्री। तो बॉडी डायमेंशंस में अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही, तो उसका मतलब है वृद्धि यानी कि ग्रोथ। और विकास, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं, विकास क्या होता है, विकास के अंदर ही वृद्धि आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब है सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट में आपका सारे डेवलपमेंट आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो मॉरल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, कोई भी डेवलपमेंट हो, वो सारे के सारे डेवलपमेंट आपके आ जाते हैं। सोशल भी इसमें आ जाता है। फिर 35 क्वेश्चन कि वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है। ठीक है, यानी कि द चाइल्ड हु यूजेस बोथ द हैंड्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, या फिर एम्बिडेक्स्ट्रस, या फिर एक्सट्रोवर्ट। तो जो दाएं हाथ का यूज करेगा वो राइट हैंडेड कहलाएगा, जो बाएं हाथ का यूज करेगा वो लेफ्ट हैंडेड कहलाएगा, लेकिन जो दोनों हाथ का यूज करेगा उसको एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि उभय हस्त कहेंगे। ओके, चलिए फिर यहाँ पर इतना कुछ क्वेश्चन हमने करा दिया है। 3 क्वेश्चन हमारे जो है पिछले उससे थे, 3 क्वेश्चन ये हमने कहा था, 35 क्वेश्चन यहाँ पर हो गया, यानी कि 35 और 3 क्वेश्चन मिला करके लगभग 38 क्वेश्चन हमने करा लिया है। ठीक है, अब 35 के बाद में हम 36 से आपको नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन, फर्दर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये पसंद आया है देन लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।